नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजा हर्षवर्धन के, जो कि उत्तर भारत के अंतिम सम्राट माने जाते हैं। तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश के शासक थे, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी और वर्तमान में यह पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो थे पुष्यभूति थे, और इसके जो एक महान शासक होते हैं वह होते हैं प्रभाकर वर्धन। और इन्हीं प्रभाकर वर्धन के जो है पुत्र रहते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का बड़ा भाई रहता है राज्यवर्धन, और इनकी एक बहन रहती है राजश्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए। एक बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है जिसका नाम रहता है राजश्री। उसी समय इनके समकालीन थे कन्नौज में एक मौखरी वंश था, मौखरी वंश, जिसके संस्थापक थे हरिवर्मा। लेकिन उस समय इनके समकालीन जो है कि शासन कर रहे थे गृहवर्मन। तो प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं कि राजश्री का विवाह जो है मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से इनकी शादी कर देते हैं। अब राजश्री का विवाह हो जाता है और इसके कुछ समय पश्चात ही प्रभाकर वर्धन 604 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 604 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद इनके बड़े बेटे राज्यवर्धन अर्थात हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन जो है गद्दी पर बैठते हैं। इधर यह गद्दी पर बैठते हैं, उसी समय एक घटना घटती है कि एक मालवा का शासक रहता है जिसका नाम देवगुप्त है, और बंगाल में गौड़ वंश का उसी समय शासक रहता है जिसका नाम बताया गया है शशांक। तो यह लोग देवगुप्त और शशांक मिलकर क्या करते हैं, प्रभाकर वर्धन की उधर मृत्यु हो गई होती है, तो यह दोनों लोग मिलकर कन्नौज पर मौखरी वंश पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय गृहवर्मन शासन कर रहे होते हैं, जो कि राज्यश्री के पति होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि कन्नौज पर आक्रमण करके गृहवर्मन को मार देते हैं, और जो इनकी पत्नी अर्थात हर्षवर्धन की जो बहन रहती हैं राज्यश्री, इनको जो है कि यहीं कन्नौज में कैद कर लेते हैं। अब राज्यवर्धन जो है कि यहाँ पर शासक बने होते हैं। इनको सूचना मिलती है कि देवगुप्त और शशांक जो है मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दिए। तो यह आक्रोशित होते हैं और बदला लेने की भावना से मालवा पहुंच जाते हैं। अब जब मालवा पहुंचते हैं तो देवगुप्त से युद्ध होता है और देवगुप्त जो है यहाँ पर मारा जाता है। फिर जो है कि बदला लेने की भावना से बंगाल की तरफ पहुंचते हैं, तो शशांक को सूचना मिलती है कि राज्यवर्धन बहुत ही आक्रोशित रूप में जो है कि बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो शशांक एक चाल चलता है। शशांक क्या कहता है, सूचना भेजता है राज्यवर्धन के बाद कि ऐसा है कि आप आइए हमारे यहाँ, बंगाल में आपका स्वागत है। मैं अपनी बहन से आपकी शादी करूँगा, आपसे संधि करूँगा, और आपके अधीन रहकर मैं जो है कि राज्य करूँगा। तो प्रभाकर राज्यवर्धन कहते हैं ठीक है। फिर वो यहाँ से जो है कि शादी करने की लालसा से जो है पहुँचते हैं बंगाल। लेकिन बंगाल में जो है कि गौड़ वंश का शासक इनसे धोखा करता है और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो जब राज्यवर्धन की हत्या कर देता है तो उसके बाद शासक बनते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जैसे शासक बनते हैं तो इनकी एक मामा का लड़का रहता है जिसका नाम भांडी बताया गया है, भांडी बताया गया है। तो इस भांडी से सूचना मिलती है कि यहाँ से मतलब कन्नौज से राजश्री जो है यह कैद से निकलकर विंध्य जंगलों की तरफ जा रही हैं, विंध्य जंगलों की तरफ जा रही है। अब जंगल में खोजना तो इतना आसान काम नहीं है, तो इन्हीं की एक मित्र रहते हैं जिनका नाम दिवाकर बताया गया है, दिवाकर बताया गया है, जो कि एक बौद्ध भिक्षुणी थे और उनको इस विंध्य जंगल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी। तो यह दिवाकर की सहायता लेते हैं और विंध्य जंगल में पहुंचते हैं और राजश्री को खोज निकालते हैं। जब यह राजश्री के पास पहुंचते हैं तो राजश्री जो है आत्मदाह की कोशिश कर रही होती हैं और उनको बचा कर लेकर
फिर हर्षवर्धन कन्नौज पहुंचते हैं। तो जब कन्नौज पहुंचते हैं तो वहाँ की जनता बहुत ही प्रसन्न होती है और हर्षवर्धन को जो है अपना राजा मान लेती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि फिर पहुंचते हैं बंगाल, क्योंकि अभी शशांक तो बचा ही है। तो बंगाल जब पहुंचते हैं, गौड़ वंश के शासक शशांक से युद्ध होता है और शशांक की हार होती है और शशांक जो है हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार हर्षवर्धन का जो है शासन पूरे उत्तर भारत में, कश्मीर को छोड़कर लगभग पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन हो जाता है। तो अब इन सभी बातों को हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोगों को नोट करना है कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन को कैद नहीं, हरा कर उनको जो है कि मार डालते हैं। क्या कर देते हैं कि हत्या कर देते हैं। तो उस समय कौन शासक बन गया रहता है? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन को इस बात की जानकारी होने पर बदला लेने की भावना से मालवा पहुंचकर देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। फिर बंगाल की तरफ शशांक से बदला लेने के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन धोखे से शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब आते हैं हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, जिसको उत्तर भारत का अंतिम सम्राट कहा जाता है। तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 591 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो थानेश्वर में हुआ था, जो वर्तमान समय में पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है। वंश की बात करें तो पुष्यभूति वंश थी। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो कि पुष्यभूति वंश के एक महान शासक थे। इनकी माता यशोमती थी, बड़ा भाई राज्यवर्धन था, बहन राज्यश्री थी और ममेरा भाई भांडी था, जो इनको सूचना देता है कि राज्यश्री जो है कि कैद से निकलकर विंध्य जंगलों की तरफ जा रही है। और मित्र था दिवाकर, जो कि विंध्य जंगलों में जाकर राज्यश्री को खोज निकालता है। अब क्या होता है कि इनकी राजधानी जो है प्रथम थानेश्वर के तो राजा थे ही, जैसे ये राजश्री को लेकर कन्नौज पहुंचते हैं, कन्नौज की जनता भी इनको अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लेती है। अब इनके जो है कि सेनापति की बात करें तो इनके सेनापति का नाम सिंहसेन रहता है, जिसकी सहायता से इनका राज्याभिषेक 606 ईस्वी में होता है। उस समय इनकी उम्र 16 वर्ष की रहती है। तो इनका राज्याभिषेक कब होता है? 606 ईस्वी में। उस समय उम्र इनकी रहती है 16 वर्ष। तो क्या है, भांडी द्वारा जानकारी मिलने पर बहन राज्यश्री शशांक की कैद से निकलकर विंध्य जंगल की ओर जा रही है, तो भांडिन को सूचना देता है। उसके बाद इनका मित्र जो दिवाकर रहता है, बौद्ध भिक्षुक मित्र दिवाकर की सहायता से उनको खोज निकालते हैं और शशांक को हराकर कन्नौज पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो इन सब बातों को नोट कर लेना है। ये रहा जो है कि राजा हर्षवर्धन का महल उस समय का है। इसकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद एक हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, जो कि एक दक्षिण भारत का प्रतापी महान शासक था, तो एक ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। और इनके दरबार में एक रहते थे रवि कीर्ति, उन्होंने ही 634 ईस्वी में इस अभिलेख की रचना की थी। किसकी? ऐहोल अभिलेख की। ऐहोल अभिलेख की जो है कि 634 ईस्वी में रवि कीर्ति थे, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो यह जो है कि ऐहोल अभिलेख की रचना की, इसमें कालिदास और भारवी का भी उल्लेख मिलता है। तो इसी अभिलेख में बताया गया है कि नर्मदा नदी के तट पर जो है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी होता है और हर्षवर्धन की हार होती है। इन्हीं के शासन काल में जो है कि एक चीनी यात्री वेन सांग
चीनी यात्री वेनसांग आता है और जिसको यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान का शाक्य मुनि कहता है। तो यह 636 ईस्वी में आता है भारत और 645 ईस्वी तक रहता है, लगभग 15 वर्षों तक रहता है और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी करता है। तो ध्यान रखेंगे कि वेनसांग चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह अपनी एक पुस्तक लिखता है शी यू की, और उसमें जो है कि हर्षवर्धन के बारे में कुछ बताता है। तो वह क्या लिखता है शियुकी में? शियुकी में लिखता है कि हर्षवर्धन जो है प्रयाग में, जो कि इलाहाबाद फिर प्रयागराज इसका नाम हो गया, तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रति 5 वर्ष में करते थे। मतलब हर 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। ये बोलता है कि मैं भी एक बार जो है कि उस आयोजन में गया था और देखा वहाँ पर लोग जल समाधि ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो यह वर्णन करता है। उसके बाद कहता है वेनसांग जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि देता है। क्या बोलता है? यह हर्षवर्धन को शिलादित्य कह के बुलाता है। और क्या कहता है शियुकी में? शियुकी में लिखता है कि हर्षवर्धन के पास 60,000 हाथियों की सेना और 1 लाख घोड़े की सेना थी। बताता है कि हर्षवर्धन जो है सूर्य और शिव के उपासक थे, सूर्य और शिव के बहुत बड़े उपासक थे, और बाद में यह बुद्ध के उपासक होते हैं और बौद्ध धर्म को भी स्वीकार करते हैं। हर्ष भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक विस्तृत था। मतलब कश्मीर को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो उसका जो है कि उत्तर भारत में संपूर्ण उसका विस्तार था। जो देखिए ये हरे रंग से बना हुआ है, यह हरे रंग से यह पूरा जो है कश्मीर को छोड़कर लगभग उत्तर भारत में जो है कि इसका संपूर्ण शासन था, और इसे अंतिम सम्राट कहा जाता है क्योंकि इसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमणकारी होने लगे और कोई भी ऐसा शासक नहीं बना जिसका इस तरह से उत्तर भारत में संपूर्ण जो है कि शासन रहा हो। और हम बात कर लेते हैं, कहता है वेनसांग क्या करता है कि वेनसांग कहता है कि हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिणी कह के बुलाता है। क्या कहता है? वेनसांग जो है हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिणी कहता है, और हर्षवर्धन नहीं, यहाँ लिखेगा वेनसांग। वेनसांग अपना ग्रंथ लिखता है शियुकी, और उसी में इन सब बातों का उल्लेख हुआ है। अब हर्षकालीन स्रोत, हर्ष के बारे में सब जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो कौन कौन से स्रोत हैं उनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इनकी एक दरबारी कवि रहते हैं बार भट्ट, वह रचना करते हैं हर्षचरित, कादम्बरी और पूर्व पीठिका, जिससे हर्ष के बारे में पता चलता है। हर्ष खुद ही एक बहुत बड़ा जो है कि कवि रहते हैं और वह खुद ही नाटक लिखते हैं। उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखा है। इन्हीं के दरबार में एक मयूर रहते हैं जिन्होंने मयूर शतक या सूर्य शतक की रचना की। तो ये साहित्यिक स्रोत से जो है कि हर्षवर्धन के बारे में जाए। और पूरा तात्विक स्रोत की बात करें तो बांसखेड़ा का ताम्रपत्र, वहाँ से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। मधुवन का दान ताम्रपत्र लेख, वहाँ से जानकारी मिलती है। और पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, जिसको रवि कीर्ति ने लिखा था, जिसमें बताया गया है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, और जिसमें जो है कि पुलकेशिन द्वितीय विजयी होते हैं। विदेशियों की विवरण बात करें तो वेनसांग है जो शियुकी की रचना करता है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत सी बात बताया है। और इसी समय एक इत्सिंग आता है, वह भी हर्षवर्धन के बारे में बताता है। उसके बाद मुद्राएं की बात करें तो इन्होंने 2 प्रकार की मुद्राएं चालू की थी। एक सोनीपत की मुद्रा थी और एक थी नालंदा की मुद्रा। तो जो सोनीपत की मुद्रा थी, इस मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्र है। किसके? शिव के वाहन नंदी का चित्र है। और जो नालंदा की मुद्रा थी उस पर श्री हर्ष लिखा हुआ है। और यह दोनों मुद्रा जो धातु, किस धातु से बनी थी? तो यह तांबे धातु से बनी थी। अब जो है
हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, अर्थात 591 से 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये रहा जो है कि हर्षवर्धन काल की मुद्राएं। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।